आपकी लास्ट ईयर की सेल्स कितनी थी? लगभग 40 करोड़ के आसपास तो वो रेवेन्यू था, राइट? रेवेन्यू सेल्स. इफ़ आई विल बी कीपिंग ऑल माई एग्स एट वन बास्केट, इट्स नॉट गुड. अगर मेरी अर्निंग सोर्स केवल एक करेंसी है और एक मार्केट है, इट्स नॉट गुड एट ऑल. उससे मेरा पीजी का फीस, खाने पीने का और मुझे ब्याज भी देना होता था. सब नहीं कर पाता था अफोर्ड. बिल्कुल, तो मैं एक वक्त का ही खाना खा पाता था, वो भी अफोर्ड नहीं कर पाता था मैं. भाई आज क्या, आज मैं सारे के सारे लास्ट के 3 महीने का नुकसान कर लूँगा एक सिंगल ट्रेड से. बिल्कुल. So hello everyone, today I am in New York with a digital nomad. Thank you so much Swapnil for meeting me. And आप यकीन नहीं करोगे, आज मैं आपको एक नॉर्मल ट्रैवलर से नहीं मिलवाने वाला. आई एम टुडे इंट्रोड्यूसिंग यू समवन जो हमेशा हवा में रहते हैं. ही हैज टेकन 50 इंटरनेशनल फ्लाइट्स दिस ईयर. ही हैज डन स्काई डाइविंग, पैरामोटरिंग एंड ही हैज डन ऑल द एडवेंचर थिंग्स यू कैन थिंक ऑफ बीइंग अ डिजिटल नोमैड, plus while creating a multi-million dollar business. And we're going to learn all of that because he's someone who is not shy to show the numbers. क्योंकि he's someone जो आपको transparently बता सकता है, not just go from 0 to 100, but 0 to 1, जिसमें सबसे ज़्यादा time मिलता है. So hi Swapnil, can you please introduce yourself? Yeah, hi guys. My name is Swapnil Jain and I'm from Jodhpur, Rajasthan. So I came from very humble background. I was born and raised. Start करते हैं आपकी जर्नी से. जब आप कौन सी एज पे थे जब आपको लगा कि आपको ज़रूरत भी है टू गेट इनटू ऑनलाइन बिजनेसेस या फिर फ्रीलांसिंग? कब आपको नीड महसूस हुई कि आई शुड डू समथिंग ऑनलाइन या कुछ भी है? जब मैं 13-14 साल का था तब से ही घर का माहौल थोड़ा ऐसा था कि बचपन से ही काफ़ी किलकिल रहती थी पैसे की. वो सब देख के मैं बड़ा हुआ हूँ. लेकिन उस समय मैं कुछ कर नहीं सकता था. आप 6ठी-7वीं क्लास में हो तो आप कुछ नहीं कर सकते. जैसे तैसे करके अपनी स्कूल तक कंप्लीट की मैंने. 10वीं तक अपनी पढ़ाई कंप्लीट की. उसके बाद घर में मेरा इंटरनेट लग गया था. मैंने अपनी मम्मी से बहुत ज़िद करता था कि मम्मी मुझे इंटरनेट चाहिए, क्योंकि मुझे हमेशा बहुत क्यूरियोसिटी रहती थी इंटरनेट में और इट्स एन एंडलेस वर्ल्ड. तो शुरुआत में मुझे गेम खेलने का बहुत शौक़ था, तो मैं गेम्स और खेलता था. बट जैसे जैसे देखा कि भाई थोड़ा हो गया, अब थोड़ा काम पे ध्यान देता हूँ, तो मैं हमेशा सर्च करता था हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन. जब मैं 11वीं में था तो मैं मोस्टली यही करता था. वाह. जैसे कुछ भी काम मिलते थे ऑनलाइन, मैं देखता था. समटाइम्स व्हाट इट वाज नॉट इवन, इट वाज कम्प्लीटली वर्थलेस. इवन इट्स पेइंग लाइक फ्यू सेंट्स अ डे, इट डजंट मैटर, बट आई वाज जस्ट डूइंग एंड देन आई वाज जस्ट इंट्रोड्यूस विद सम फोरम्स जहाँ पे डील्स ओवर होती है, जहाँ पे चीज़ें बहुत सस्ती मिलती है. ऐसी काफ़ी सारी वेबसाइट्स होती है इंटरनेट पे जहाँ पे आपको सस्ती डील्स वगैरह मिल सकती है. जैसे एग्जांपल बताना प्लीज़. जैसे freekamall.com एक वेबसाइट थी. हाँ, तो मेरी जर्नी लगभग वहीं से स्टार्ट हुई, क्योंकि मेरे को एक बार कुछ जूते खरीदने थे. वो 3500 के थे, लेकिन मुझे कुछ डील की वजह से 1700 में मिल गए थे वो जूते. क्या बात है. मेरे को वो बर्थडे गिफ्ट मिल रहा था अपनी मम्मी की तरफ से, तो मैं वो बहुत खुश हुआ. तो मैं सोचा यार भाई कुछ तो बड़ा गेम है इन सब चीज़ों में. और फिर मेरे को ये फ्लिपकार्ट वगैरह इन सब वेबसाइट्स का पता चला. जब मैं अपनी 12वीं क्लास में था तब मेरे को अपनी बुक्स वगैरह खरीदनी थी, अकाउंट्स की वगैरह. काफ़ी सारी रेफरेंस बुक्स होती है जो अपन को खरीदनी होती है. तो वहाँ पे देखा यार कि मार्केट में मुझे 10% और डिस्काउंट मिल रही है और यहाँ पे ऑनलाइन में 30% डिस्काउंट मिल रहा है. तो और मेरी क्लास में भी किसी को ज़्यादा आइडिया नहीं था इंटरनेट का. ये जो भी वेबसाइट्स हैं इन सब बहुत चीज़ उस समय बहुत नया था. जी जी जी. 2012-13 की बात कर रहा हूँ मैं. तो उस समय मैं क्या करता था कि बुक्स खरीदता था 30% के डिस्काउंट पे, कैश में लेता था, कैश ऑन डिलीवरी रहता था. उस समय बैंक वगैरह तो था नहीं मेरे पास, और मैं अपने क्लासमेट्स को बेचता था 15% डिस्काउंट पे. वो भी खुश. तो आप यूज़ करने के बाद साथ में भेज देते थे कि साथ उसी वक्त? मैं नया बुक्स और मंगाता था और उनको बेचता था. अच्छा, तो आपने एक बिजनेस घर बैठे बैठे ऑफलाइन स्टार्ट कर दिया? हाँ, ऑनलाइन खरीद के ऑफलाइन बेच फ्लिपिंग करने के. इसको टेक्निकल वर्ड में आर्बिट्राज बिजनेस. आर्बिट्राज, यस. क्या मैं सारे क्लासमेट्स बहुत खुश थे भाई, 5% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल रहा है. और मेरी क्लास में सारे बनिए थे मारवाड़ी. तो वहाँ पे हर रुपया मैटर करता है. उनको भी फुल सेटिस्फेक्शन चाहिए, एक एक रुपये जो भी खर्च करते हैं. तो ऐसे मेरी जर्नी स्टार्ट हुई है. फिर मैंने देखा कि यार अगर आप ऑनलाइन पेमेंट करते हो काफ़ी सारी वेबसाइट में तो आपको और डिस्काउंट मिलता है. तब मेरे पास उस समय अकाउंट खोलने के लिए रुपये थे नहीं. 500 रुपये चाहिए होते हैं अगर आप कोई भी नॉर्मल सेविंग अकाउंट और खोलते हो. कुछ मिनिमम डिपॉजिट चाहिए होता है. उस समय नहीं था ये 0 रुपये वाला सिस्टम नहीं था जैसे अपन के मोदी जी जो लेके आए स्कीम.
तो मैंने अपनी माता जी से 250 उधार लिए थे, 250 रुपये मेरे पास खुद के थे। तो लगभग $5 से अपना धंधा स्टार्ट किया था मैंने। और मैं फिर क्या करता था, काफ़ी सारी वेबसाइट्स आती थी, 300 रुपये खरीद पर 100 रुपये का डिस्काउंट, 500 रुपये खरीद पर 250 रुपये ऑफ। तो ऐसी बहुत सारी वेबसाइट आती थी। मैं क्या करता था, इन सारी वेबसाइट से सामान ऑर्डर करता था, भले कुछ भी हो, किताबें, स्टेशनरी का आइटम हो। कोई डील वेबसाइट है जहाँ पे हर संडे को डील आती थी, तो वहाँ से भी सारा सामान उठा देता था, जो भी घरेलू सामान कुछ भी रहता था। फिर क्या करता था कि वो सारा सामान लेके मैं आसपास की जो भी दुकानें होती थी घर के आसपास, उनको बेचने की कोशिश करता था। मुझे पता था कि क्या रेट में बेचना चाहिए उनको, होलसेल रेट क्या थी, क्योंकि मेरे पिताजी का काम था, किराने की दुकान थी गाँव में, तो मुझे थोड़ा आइडिया रहता था कि क्या रेट में उनको मिलती है। तो रिसर्च बिजनेस करते थे, ऐसे नहीं कि उठ के चले। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और फिर बाकी काफ़ी सारी चीज़ें मैं अपने पिताजी को भी सेल करता था, तो वो भी खुशी खुशी लेते थे, भाई उनको और डिस्काउंट मिल रहा है। नॉट बिकॉज क्योंकि मैं उनका बेटा हूँ, क्योंकि हमारे अब थोड़े बने लोग हैं, तो भाई बिज़नेस बिज़नेस होता है, और पारिवारिक संबंध होता है जी। तो ऐसे मेरी जर्नी स्टार्ट हुई है। फिर मेरे को थोड़ा और डील्स का इन सब का पता चला, तो जैसे मुझे पता चला कि भाई बाहर भी ऐसी वेबसाइट्स हैं, अमेरिका में भी ऐसी वेबसाइट है, यूके में भी ऐसी वेबसाइट्स हैं। तो फिर मैंने थोड़ा उन सब में काम चालू किया। फिर मैं डॉलर्स और यूरोज़ इन सब में अर्न करने लग गया था उस समय। फिर काफ़ी सारे मैं आइटम्स भी इंपोर्ट करता था इंडिया में। उस समय मेमोरी कार्ड, हार्ड डिस्क, उसकी वो हर कोई लेता था। मुझे मालूम था कि जैसे मोबाइल केबल होती है, जैसे मेमोरी कार्ड होते हैं, वो हर किसी को चाहिए होता है, और लेकिन उस समय सेल करने वाले लोग बहुत कम थे। ऑनलाइन भी बहुत कम थे, क्योंकि अमेजोन और आप अभी ऑनलाइन की बात करोगे ऑफलाइन। अब मैं ऑनलाइन की बात कर रहा हूँ। मैंने इसको कि मुझे मालूम था कि लाइफ लॉन्ग तो नहीं कर सकता मैं ये ऑफलाइन काम। इट्स गुड टू मेक सफिशेंट मनी इनिशियली, बट अगर मुझे बहुत बड़े स्केल में करना है तो मुझे मालूम था कि पॉसिबल नहीं, क्योंकि अगर मुझे पढ़ाई लिखाई भी करनी है, यूनिवर्सिटी भी जाना है, तो मैं अपना समय नहीं दे पाऊँगा। जी। आपने अभी इस टाइम पे सिर्फ 12th की थी, राइट? 12th कर ली थी, और उसके बाद मैंने 1 साल का गैप ले लिया था अपने लॉ यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम्स देने के लिए, जैसे क्लैट वगैरह सब होते हैं। ओके। और साथ में आप बिजनेस कर रहे थे ताकि आप कॉलेज अफोर्ड कर पाओ खुद। बिल्कुल 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 बिल्कुल। ओके। एंड आपको रियलाइज हुआ कि कॉलेज में इतना टाइम नहीं मिलता, सब हर कोई बिजी होता है। हाँ। और इस कारण आपने सोचा कि ऑनलाइन शिफ्ट कर। और सबसे बड़ा रीज़न भी होता है ना कि ऑनलाइन धंधे के लिए रुपये चाहिए होते हैं, दुकान खड़ी करने के लिए लाखों रुपये चाहिए होते हैं, मेरे पास नहीं थे इतने। और ऑटोमेट करना पड़ता है भाई, कितना आप खुद करोगे? देखो आज कोई भी दुकान खोलते हो लाखों रुपये चाहिए होते हैं, थोड़ा रिस्क भी रहता है। तो वो मेरे पास ना तो रुपए थे ना समय था मेरे पास, दोनों चीज़ अफोर्ड नहीं कर सकता था। और ऑनलाइन मुझे थोड़ा सही लगा, क्योंकि मुझे कुछ भी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए खर्च करना नहीं पड़ रहा है, कोई दुकान वगैरह तो करनी नहीं पड़ रही है। माल आ रहा है तो सीधा माल का माल बेचो, केवल गुड्स के जो भी परचेज होते थे वही आपका इन्वेस्टमेंट होता था। क्या कंसिडर कर रहे थे सबसे पहले? पहले मैं अमेज़न पे नहीं आया था, पहले मैं लगभग 2013 के एंड तक ये मैंने ईबे पे चालू किया था। पहले ईबे उस समय बहुत चलता था इंडिया में। ईबे, फिर ट्रेडर्स, फ्लिपकार्ट बाद में है ना? ये सब मार्केट प्लेस बाद में बने। अमेज़न भी 2014 में आया था सबके लिए, तो मैंने सबसे पहले स्टार्ट ईबे से किया था। फिर वहाँ पे भी क्या लफड़े रहते थे, अकाउंट सस्पेंशन का वगैरह बहुत इशू रहता था, तो इतना श्योर नहीं था। तो ऑब्वियसली बात है कि अगर आपका ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट प्लेस में बिज़नेस है तो उतना बेहतर है। तो ये सब मैं मेमोरी कार्ड वगैरह सब कुछ इंपोर्ट करता था चाइना से वगैरह उस समय। फिर मैंने अमेज़न पे भी सेल करना चालू किया, हार्ड डिस्क वगैरह सब कुछ। तो उधर उस समय काफ़ी ट्रस्टेड था, क्योंकि एक अमेरिकन बड़ी कंपनी इंडिया में आ रही है, तो काफ़ी ट्रस्ट भी था अमेज़न को लेकर, और काफ़ी कस्टमर सेंटर कंपनी रही है, तो उसी रीज़न है उसकी सक्सेस का भी। तो फिर मैंने 2014 में अमेज़न से काम स्टार्ट किया। लेकिन इसी सब दौरान के बीच में मैं थोड़ा स्टॉक मार्केट में भी बहुत रुचि रहती थी। जब भी मैं 11th-12th में था तो ये काफ़ी सारे जो स्टॉक मार्केट से रिलेटेड न्यूज़ चैनल होते थे मैं हमेशा देखता था, और मुझे लगता था कि भाई पैसा कमा लेंगे इसमें, ये वो। तो जो भी मैं पैसा कमाता था इस बीच में, जो भी 2013-14 में जो भी अंक थे, वो सारे के सारे मैंने स्टॉक मार्केट लगा दिया। तो उस समय 18 साल का ही हुआ था जस्ट मैं, तो लीगली अपना डीमैट अकाउंट खोल सकता था ट्रेडिंग करने के लिए। लेकिन पहले दिन ही मैंने 25,000 रुपये का नुकसान कर दिया था, जो कि बहुत बड़ी रकम थी मेरे लिए। और कुछ 2-3 महीने के अंदर मैंने अपना पूरा अकाउंट साफ़ कर दिया था। कैसे? ट्रेडिंग लत होती, जब आपको नॉलेज नहीं होता ट्रेडिंग करने का और आपको बहुत लत रहती है, एडिक्शन, जस्ट लाइक गैम्बलिंग, बैटिंग, काफ़ी लोगों को रहती है, और आपको नॉलेज भी नहीं होता, आप कैलकुलेटेड रिस्क भी नहीं लेते हो। जी। मैं काफ़ी स्टूपिड था, मतलब बहुत ज़्यादा स्टूपिड था, लेकिन ठीक है,
17-18 साल का 18-19 साल के बंदे से आप क्या एक्सपेक्ट करोगे? अकॉर्डिंग टू वॉल स्ट्रीट रिपोर्ट्स कि सिर्फ 20% ट्रेडर्स इतना रिटर्न ला पाते हैं जितना इंडेक्स फंड्स या फिर S&P 500 जो यहाँ का पॉपुलर इंडेक्स या निफ्टी जैसे फंड्स हैं, इनको बीट करना ट्रेडिंग में बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। 1 में से 5 बंदा कर पाता है। वो सस्टेन कर पाता है, और टॉप प्लेयर्स तो बहुत लिमिटेड होते हैं। राकेश झुंझुनवाले जैसे लोग तो बहुत रेयर है। तो ऐसी जर्नी मेरी स्टार्ट हुई थी, लेकिन सारा का सारा रुपया स्टॉक मार्केट में गंवा देता था। तो अब 2014 आ गया, मेरी यूनिवर्सिटी में एडमिशन भी हो गया, और मैंने एजुकेशन लोन भी ले रखा था तब, क्योंकि टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू काफ़ी बेनिफिशियल रहता है। नो डाउट मेरे पास रुपये भी नहीं थे, लेकिन टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी बेनिफिट रहता है। तो फिर मैंने एजुकेशन ले के जैसे करके MIT में एडमिशन लिया अपनी लॉ ग्रेजुएशन करने के लिए, क्योंकि उस समय ऑनलाइन का काम इतना न्यू था। मैं श्योर भी नहीं था कि एज अ बैकअप ऑप्शन तो चाहिए होता है। इसलिए मैंने फिर अपनी 2014 में अपनी यूनिवर्सिटी की यात्रा भी शुरू की। अगस्त में मेरा एडमिशन था, लेकिन उससे पहले मेरे सारे रुपए साफ़ हो गए थे। मैंने किसी से कर्जा लिया था, वो भी स्टॉक मार्केट में गंवा जाता। एक बहुत ही गंदी लत थी मेरे को, बहुत ज़्यादा एडिक्शन था, बहुत ज़्यादा। घर वालों को भी कुछ पता नहीं था कि मेरा कुछ ऐसा नुकसान वगैरह हो रहा है। मेरा एडमिशन हुआ था, तो मेरे पास रुपए तो थे नहीं उस समय, तो मैंने अपने पिताजी से बोला था कि मुझे थोड़े कुछ रुपए दे दीजिए ताकि मेरा कुछ गुजारा चल सके। तो मेरे को 11,000 रुपये मिलते थे महीने के। उससे मेरा PG का फ़ीस, खाने पीने का, और मुझे ब्याज भी देना होता था। सब नहीं कर पाता था अफोर्ड बिल्कुल। तो मैं एक वक्त का ही खाना खा पाता था, वो भी अफोर्ड नहीं कर पाता था मैं। तो ज़िंदगी में वो कुछ महीने बहुत हार्डशिप रहते हैं। अगस्त में मैं गया था, और फिर मैं अक्टूबर में जब घर पे गया था, तब मेरी मम्मी मुझे बोलते थे कि तू इतना उदास रहता है, क्या कुछ छुपा रहा है क्या? तब मैंने अपने घर वालों को बताया था कि भाई ऐसा सीन है, मेरा कर्जा भी है, और यही रीज़न सब कुछ। तो जैसे तैसे मेरे घर वालों ने किसी से ब्याज में रुपए मतलब उधार लेके रुपए, जैसे तैसे करके रुपए किसी से लेके मेरे चुका दिए, जो भी कर्जा था मेरा। फिर उसके बाद से थोड़ा मुझे मन में संतुष्टि, शांति महसूस हुई। मुझे लगा कि अब मैं वापस शुरुआत कर सकता हूँ। फिर मैंने लास्ट टाइम अपने घर वालों से 11,000 रुपये लिए थे, नवंबर 2014 में, और उसके बाद से मुझे कभी पीछे मुड़ के देखने की ज़रूरत नहीं पड़ी। काफ़ी सारी ठोकरें बीच में भी खाई थी, बट मैं काफ़ी बेहतर स्थिति में था, क्योंकि मेरे को लगता है कि लाइफ में आपके चैलेंजेस, ये सब इश्यूज़ रहते हैं। आप काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जिसमें हम नुकसान क्रिएट करते हो, लेकिन यू नीड टू हैव सम sufficient money as well to deal with those losses, otherwise you cannot. नहीं तो आप मेंटली सोच नहीं पाते। जब आपका इतना बड़ा लॉस होता है, हर रोज़ आप प्रेशर में काम करते हो, खुल के नहीं कर पाते। बिल्कुल बिल्कुल। रिवेंज ट्रेडिंग किसको कहते हैं, वो रहता था मेरा कि भाई आज मैं सारे के सारे लास्ट के 3 महीने का नुकसान कर लूँगा एक सिंगल ट्रेड से। बिल्कुल। तो हमेशा रिवेंज ट्रेडिंग का माइंडसेट रहता था, और फिर शांत मन से मैं फिर केवल ऑनलाइन काम पे ध्यान देना चालू हो गया था। तो अमेज़ॉन किसने इंस्पायर किया? कब सोचा आपने कि अमेज़ॉन पे eBay से अमेज़ॉन पे आता है? eBay थोड़ा चैलेंजिंग रहता था, क्योंकि अमेज़न जैसे FBA सर्विस देता है, eBay नहीं देता था। वो क्या होता है? फुलफिलमेंट सर्विस, मतलब आपको अपना जो भी माल वगैरह होता है आप अमेज़न के वेयरहाउस में रख सकते हो। लेकिन उस समय 2014-15 में तो स्टार्ट नहीं हुआ था FBA, शायद, मैं श्योर नहीं हूँ, मैंने यूज़ नहीं लिया था उस समय। तो मैं अमेज़न के साथ साथ 100 और बाकी चीज़ें भी करता था जिससे रुपया है। वो मैटर नहीं करता क्या चीज़ है, फाइवर या कुछ भी, वहाँ पे अपना स्किल्स जो भी मार्केट में डिमांड होती थी, कॉपी राइटिंग, ट्रांसलेशन या वट एवर वर्क दे नीड, मैं अपने स्किल्स डेवलप करता था, देखता था कैसे करना है, और अपनी सर्विसेज डालने लग जाता था जिससे मेरे को कुछ रुपये निकल सके। मेरे लिए मकसद ये रहता था कि रुपये बनने चाहिए, मैटर नहीं करता आपको क्या करना पड़ रहा है। दैट वाज माय मेन मोटिवेशन एट द एंड ऑफ द डे। तो सब ये सब चीज़ें सब साथ में करता रहा, क्योंकि अमेज़न बिज़नेस के लिए भी तो रुपये चाहिए ना जी। तो मेरे पास रुपये नहीं थे, तो ऑब्वियसली बात है मेरे को इन्वेस्टमेंट कहाँ से आता था, इन सब चीज़ों के ज़रिए से मेरा इन्वेस्टमेंट आता था। मतलब जो भी साइड में काम करता था ना, हसलिंग, साइड हसल से। जैसे क्या साइड हसल करते थे? जो आप ऑफलाइन सेल करते थे उससे पैसा कमा? नहीं, फिर मैं कुछ सर्विसेज सेल करता था। जैसे मैं डेडिकेटेड सर्वर बनाना, ये काफ़ी चीज़ें ऐसी होती थी, थोड़ी नेटवर्किंग, हार्डवेयर, इन सब चीज़ों से रिलेटेड रहता था, जिसका कुछ मेरे बैकग्राउंड से कुछ लिंक नहीं था,
but just I want to develop that thing, like so that I can provide services and make more money from those things. तो आप 100 चीज़ें ट्राई कर रहे थे साइड पे, प्लस ऑनलाइन बिजनेस क्रिएट कर रहे थे ताकि आप इन्वेस्ट कर पाओ। और आपके पास एक भी मतलब आपके पास जो अमेजोन स्टार्ट करने के लिए कितना पैसा चाहिए होता है, और आपके पास वो भी नहीं था तब। बिल्कुल नहीं था, क्योंकि कितना चाहिए होता है क्या होता है ना कि पैसे चाहिए होते हैं माल के लिए, अकाउंट बनाना तो फ्री है। जी बिल्कुल। ठीक है, तो माल के लिए भी तो रुपए चाहिए होते हैं ना। मेरे पास इन्वेस्टमेंट नहीं था, सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट नहीं था, कुछ भी बोलूँ तो 1 लाख रुपए भी नहीं थे धंधे स्टार्ट करने के लिए। तो ऑब्वियसली बात है, मैं अपने बाकी चीज़ों से करके ताकि अपने धंधे में रीइन्वेस्ट कर सकूं, तो यही एक तरीका था मेरे पास। और फिर 2016 मतलब बीच में अपनी यूनिवर्सिटी भी करा था, तो खर्चे भी होते थे। उसके बाद से जैसे 2014 के बाद से मैंने अपने घर वाले से रुपये लेता था, तो मेरे को अपनी स्कूल एग्ज़ाम फीस जो भी रहती थी, अपने रहने पीने का खर्चा सारा उनको खुद को देखना पड़ता था। और जो भी घर में कुछ बड़े खर्चे रहते थे, क्योंकि मेरे पिताजी गांव में उनकी किराने की दुकान थी, और इट वाज नॉट प्रीटी सफिशिएंट टू डील विद बिग एक्सपेंसेस एट होम, कि भाई कुछ भी बड़ा खर्चा आ रहा है घर में, कुछ बड़ी सामान लेना है, दिवाली पे भी देना है या कुछ भी रहता था, तो सब मुझे देखना पड़ता था। तो मैं बहुत ज़्यादा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ नहीं कर पाया था अपने बिज़नेस में इनिशियल ईयर्स में। और सबसे बड़ा एक ये भी तो है ना कि आपको लोन भी तो नहीं मिलता था इंडिया में। अब थोड़ा लोन मिलना ही सब कुछ ईजी है, क्रेडिट कार्ड मिलना सबके लिए ईजी है, मेरे लिए उस समय बिल्कुल भी ईजी नहीं था। लेकिन मैं इनकम टैक्स फाइलिंग ज़रूर करता था, भले मेरी इनकम ज़्यादा है नहीं है। बिजनेस बढ़ाने से पहले कैन यू गो मोर इन डीप फॉर 0 to 1 जर्नी फॉर योर अमेजोन अकाउंट? जब आप अमेजोन पे धंधा कर रहे थे तो ऐसा थोड़ी है कि सीधा चल जाएगा, तो जो 0 to 1 स्ट्रगल होती है कोई भी बिजनेस अमेजोन पे या कहीं पे भी करने की, वो बहुत होती है। पहली बार क्या बेच रहे थे? पहली बार क्या सोचा कि ये बेचोगे तो चलेगा? प्लीज़ आप उसमें डीप में जा सकते हैं। इनिशियली तो मैं मेमोरी कार्ड हार्ड डिस्क ही सेल करता था, फिर मैं बाकी फेरिफरल आइटम्स में चला गया। काफ़ी सारे ब्रांड्स के जैसे रहते थे, काफ़ी सारे डिस्ट्रीब्यूटर, इन सबसे कांटेक्ट करना, इंडिया के अंदर से लोकली माल परचेज़ करना, काफ़ी सारे कंप्यूटर के हार्डवेयर वगैरह होते हैं जी। तो वो सब मैं, जैसे वेब कैम हुए, कीबोर्ड हुए, माउस हुए, तो धीरे धीरे मैं, क्योंकि जब तक मैं आया था तब तक काफ़ी सारे बड़े प्लेयर आ गए थे 2017 तक, कि वो भी सेल कर रहे थे, और वो काफ़ी बड़ी कंपनियाँ थी, तो मैं उनकी प्राइस बीट नहीं कर पा रहा था हर वक्त। तो फिर मैं बाकी प्रोडक्ट्स में ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान लेकर, क्योंकि केवल हार्ड डिस्क पर मेमोरी कार्ड नहीं होते हैं, SSD भी होती है, फिर और कंप्यूटर के बहुत सारे। और एक रीज़न ये भी था कि मुझे मालूम था कि इंडिया में इस चीज़ की डिमांड बढ़ेगी। इलेक्ट्रॉनिक्स, एवरी सेकेंड आइटम विच इज़ बीइंग सोल्ड ऑनलाइन इज़ इलेक्ट्रॉनिक्स टिल COVID years. I'm not sure what is the current position right now, but during that time it was like that. So I knew that I will be able to sell electronic goods. अभी भी ये सच है। और आपने जो बताया ना, आई वाज स्माइलिंग द होल टाइम, बिकॉज अमेजोन पे अगर आप एक वेबकैम लेते हो, नीचे ऑप्शन आ जाती है आवर कस्टमर्स आल्सो बाय USB केबल विद वेबकैम, हार्ड डिस्क विद वेबकैम। ये सारा पेयर में रिकमेंडेशन में आ जाता है। जब आप एक इकोसिस्टम बना देते हो, आप मोनोपोली बनने की कोशिश में आ जाते हो। बिल्कुल। दैट व्हाट यू डिड वाज वंडरफुल। इसकी इंस्पिरेशन कहाँ से मिली एंड कैसे? बिजनेस एक्सपेंड करना है ब्रो। क्या बात है यार। एंड अभी भी अगर इंडिया में देखो, इंडिया में स्मार्टफोन्स की सेल मैसिव है ऑनलाइन। हर कोई ऑनलाइन ज़्यादा बहुत खरीद रहा है। इट्स बिग, इवन दो ऑफलाइन चल रहा है, पर स्मार्टफोन्स अब इजीली लोग ऑनलाइन ले पा रहे हैं। तो अभी भी इलेक्ट्रॉनिक्स की डिमांड हाई है। बिल्कुल। अब लेकिन उस समय भी लोग मोबाइल वगैरह सब खरीदने में बहुत बड़े पैसे चाहिए होते हैं, तो वो तो थे नहीं मेरे पास। सो आई वॉज लुकिंग फॉर द गुड्स विच आर नॉट वेरी एक्सपेंसिव एंड ईजी टू सेल एज वेल एट द सेम टाइम, कि ताकि मेरा कैश फ्लो का रोटेशन बढ़िया रहे। और मैं सोचता हूँ कि बिजनेस में कैश फ्लो इज़ अ किंग। डजेंट मैटर हाउ मच मार्जिन यू हैव, इफ़ यू डोंट हैव कैश फ्लो, प्रॉपर कैश फ्लो, हेल्दी कैश फ्लो, योर बिजनेस सक्स, आई फील लाइक मोस्ट ऑफ द टाइम, स्पेशली फॉर द पर्सन हु इज़ विथ लेस कैपिटल। अगर आप बहुत बड़े प्लेयर हो और आपका 100% मार्जिन है, इवन इफ यू सेल जस्ट वन टाइम इन अ ईयर, इट्स ओके। फॉर मी दैट वाज मोर इम्पॉर्टेंट टू मेक मोर मनी, कैश फ्लो। आई नीड फास्ट मूविंग गुड्स। तो जैसे कि अगर कोई 100 रुपए की चीज़ अगर आप 110 पे भी बेच रहे थे, मार्जिन कम है, पर आपका गोल था कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बिकी। यू आर ऑलवेज टॉकिंग अबाउट द नंबर्स। मैं प्राइस कम कर दूंगा पर नंबर्स कम नहीं होने चाहिए। दैट्स हाउ योर ब्रेन वर्क। मार्जिन भी होना चाहिए, बिल्कुल। लॉस पे नहीं कर सकते। अमेजन पे काफ़ी सारी अनसर्टेनिटीज़ रहती है, कस्टमर रिटर्न्स रहते हैं,
तो you need to have at least healthy margin, otherwise you don't have to sell that product. You need to consider every other factors as well, like India में 15% के आसपास रिटर्न रेट है, like at least in electronics. तो काफ़ी सारे कस्टमर्स प्रोडक्ट completely डैमेज कर देते हैं and you cannot sell it. So you need to make sure that you are having healthy margin in any business. In any business, it doesn't matter just Amazon, you know. If you won't have margin, you won't survive at all, for sure. तो ऐसे मेरी जर्नी स्टार्ट हुई है. फिर मैंने बाकी सारे प्रोडक्ट्स भी चालू करने लगे. काफ़ी सारी मुझे कंपनीज कांटेक्ट करती थी डायरेक्ट परचेज करने के लिए भी, कि भाई फिर मैंने इंडिया मार्ट में भी इस समय लिस्ट कर दिया था. तो मेरे पास काफ़ी सारी इंक्वायरीज आती थी कस्टमर्स की वगैरह कि भाई हमें आपसे प्रोडक्ट लेना है. और इंडियंस की मैंटालिटी होती है भाई, डायरेक्ट लेते हैं, सस्ता पड़ेगा. अब डायरेक्ट रीच करते हैं क्यों अमेजोन पे खरीदना, तो आपको सीधा अमेजोन पे आपकी कंपनी की इन्फॉर्मेशन उठाई और सीधा आपको रीच आउट कर दो. हाँ, मैं इंकरेज नहीं करता हूँ. इट्स कम्प्लीटली टर्म्स अगेंस्ट टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ अमेजन, बट पीपल यूज टू फाइंड मी ऑन इंडिया मार्ट एंड दे यूज टू कॉन्टेक्ट मी. ऑब्वियसली बात है कि अमेजन की विजिबिलिटी ने बिल्कुल हेल्प हुई है. तो ऐसे स्टार्ट हुआ. फिर मैं 2017 में मेरे को कुछ लोगों ने बोला कि हमें थाईलैंड जाना है. तो मैंने अपने किसी दोस्त से बोला कि भाई कैसे करिए, डील्स निकालनी है, डील्स निकालो, इसमें भी होटल्स में भी सस्ती करनी है, कैसे भी करिए. मैंने फिर सस्ती, अगर जैसे कोई होटल 5 स्टार होटल का था 15,000 रुपये, तो मैंने कोशिश की 6-7 हज़ार 8,000 में पड़ जाए. कैसे? मेरा कोई दोस्त था जो ट्रैवल एजेंट पे था, उसको कुछ डिस्काउंट मिलता था. तो मैंने क्या किया कि अपनी जो भी पूरी ट्रिप थी 4 लोगों की थी, वो सब मैंने ही बुक की थी सबकी. उनको भी नॉलेज था नहीं कैसे बुक करते हैं, वो एजेंट्स के थ्रू करते थे. तो मेरे उसमें भी काफ़ी रुपए बच गए थे. लगभग मेरी 60-65 हज़ार की जो ट्रिप थी थाईलैंड की, वो मेरे को जेब से मेरे को 30,000 रुपये में ही देने पड़े. मैं 5 स्टार होटलों में होता था, फ्लाइट्स में. तो आई वॉज ट्राइंग टू फाइंड बिजनेस इन एवरी सिंगल थिंग. लाइक दैट्स अ माइंड सेट. इट्स नॉट लाइक it's not related just selling to Amazon. Even now, like wherever I go, I just try to find everything critically with critical thinking, you know, reasoning, like how it can associate it with business and how successful it can be. It's just the way it is now. तो इस ऐसे मेरी सबसे पहली ट्रैवल चालू हुई थी. 2018 में भी मेरा काम थोड़ा अच्छा रहा था, तो मैं काफ़ी उस समय भी काफ़ी घूमने गया था. यूरोप गया था सबसे पहली बार. मैं 21-22 साल का था उस समय. वीज़ा लगाना भी बड़ी बात होती थी. मुझे सारे पेपर्स देने पड़ते थे भाई, इतने बड़े बड़े बैंक अकाउंट स्टेटमेंट. आई वॉज ऑलवेज पेइंग टैक्सेस. आई वॉज यूजिंग माई क्रेडिट कार्ड एट इट्स लिमिट. और उस समय मेरे पास और भी एक और क्रेडिट कार्ड था, अमेरिकन एक्सप्रेस का भी था. तो दैट रियली मेड माई ट्रैवल ईजी. अगर आपके पास रुपए हैं लेकिन आप टैक्स पे नहीं करते हो, you cannot travel outside. They can reject your visa. Correct. Because they need white income, you know, they have to pay taxes. और आपके पूरा ही वाइट आप अमेजोन पे बेच सब कुछ मेरा हमेशा से 100% काम ऑनलाइन रहा है, तो there is no chance I won't be hiding any kind of tax or something. So that really helped me, I guess. अब ये जो आपने ट्रैवल किया, इससे हाउ योर लाइफ चेंज, क्या आपकी प्रोडक्टिविटी टुवर्ड्स योर ऑनलाइन बिजनेस इम्प्रूव्ड, या फिर क्या आपकी लाइफ में इम्प्रूवमेंट हुई, एंड हाउ योर रिलेशनशिप विद योर फैमिली चेंज्ड? So when I travel, I realize what can money do for you. You can travel the world, you can see the world, you can experience anything you want. So travel ने मुझे सबसे पहली बात है मेरा माइंडसेट बहुत ब्रॉडन कर दिया उस समय. इतना ट्रैवल करना, वो भी ऑल बाय माई सेल्फ, सोलो ट्रैवलिंग 21-22 साल की उम्र में, जो कि बहुत रेयर इंडियंस ही कर पाते हैं आज भी. तो और मैं उधर भी देखता था कि यार चीज़ें इतनी महंगी है वहाँ पे. पैसा है यहाँ पे, चीज़ें तो सस्ती होती है. अब मैं एक केला ख़रीदने जाता था, 90 रुपये का मिलता था. मुझे आज भी याद है, मेरे को सुबह कुछ भूख लग रही थी, और वो भी मुझे बहुत सस्ता मिला क्योंकि मैं एस्टोनिया में था. एस्टोनिया जैसे देश थोड़ा सस्ता देश है बाकी यूरोप से. 90 रुपये का मुझे एक केला मिला सुबह के नाश्ते के लिए. तो मुझे लगा यार इंडिया में तो भाई 30-40 रुपये में मुझे 12 केले मिल जाता है. तो उस समय मुझे लगा कि यार चीज़ें बाहर बहुत एक्सपेंसिव है और बाहर पैसा भी बहुत ज़्यादा है हर चीज़ का. तो थोड़ा मेरे को लगा कि भाई थोड़ा बाहर भी ध्यान देना चाहिए. और मेरे को मोटिवेशन भी बहुत बड़ा पैसे कमाने का, कि मैं पैसे से क्या नहीं कर सकता हूँ, बाहर ट्रैवल कर सकता हूँ और एक्सपीरियंस कर सकता हूँ चीज़ें. फिर जब मैं वापस ट्रैवल कर गया तो आई वॉज वेरी एनर्जेटिक टुवर्ड्स वर्क. और मुझे एक होता ना कि यार आपका पर्पज़ भी होता है पैसे कमाने का. पैसे से क्या करने वाला हो, ठीक है. रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, सर्वाइवल एक अलग चीज़ है. व्हाट एल्स यू कैन डू, ठीक है.
तभी तो आप मोटिवेट होगी कि आपको और पैसा कमाना है, नहीं तो फिर ओके बाय अर्निंग वट एवर फिगर आई हैव राइट नाउ, राइट। तो उसके बाद जब फिर मैं थोड़े यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम्स में भी बिजी था, तो अपना अपना अमेज़न के धंधे में 100% दे नहीं पाता था। और वो मेरा लास्ट ईयर था, 5th ईयर था। तो 5th ईयर में क्या होता है ना, थोड़ा ज़्यादा मेहनत चाहिए होती है 2019 में, और काम पे, और मैं सब कुछ ढंग से मैनेज नहीं कर पाता था, और मेरे को मोटिवेशन नहीं था, नो डाउट, पढ़ाई करने का बिल्कुल भी नहीं था। क्योंकि अगर आपके पास पैसा आ रहा है जब आप पढ़ाई लिखाई कर रहे होते हो, तब आप नहीं कर पाते। एजुकेशन यूजलेस ले सकती है। हाँ बिल्कुल, वो मुझे ऐसे लग रहा था, और मैं ड्रॉप करने का भी काफ़ी प्लान किया था बीच में, बट मेरे मेंटर्स ने मुझे बोला था कि नो, इट्स नॉट गुड आइडिया। और एक और चीज़ है जो मैंने शायद नहीं बताई है, मेरे यूनिवर्सिटी टाइम आई वॉज इन एमिटी, एंड इट वॉज लाइक रिच people's, like rich kids college, you know, so everyone around me was so much rich. I still remember that when I was in 2014, they used to come in Jaguar, Land Rover, Mercedes, Audi, इन सब में आते थे। और यहाँ पे जो इंडियंस आउट ऑफ इंडिया नहीं जा पाते हैं, जिनके पेरेंट्स थोड़े कंजर्वेटिव होते हैं कि भाई बेटा जाएगा बाहर बिगड़ जाएगा तो वो एमिटी में आते थे, और उनको फुल फ्रीडम रहती थी एज लॉन्ग एज फाइनेंस आर कंसर्न। तो मेरे जो आसपास का एनवायरनमेंट था काफ़ी रिच लोगों का था, और आई फेल्ट लाइक आई वाज द मोस्ट पुअर पर्सन इन माय होल क्लास, एंड दे यूज्ड टू ट्रैवल आउटसाइड इंडिया, बट दे डोंट इवन यूज्ड टू पोस्ट ऑन फेसबुक। सो मुझे ऐसा लगता था यार भाई गजब के लोग हैं यहाँ पे। तो थोड़ा आसपास के एनवायरनमेंट ने भी मुझे फील कराया कि वेयर आई स्टैंड, और मुझे कितना एफर्ट्स देने चाहिए। मेरे को एक जेलसी थी, लेकिन वो जेलसी मैंने एक पॉजिटिव वे से ली थी कि यार they can do, why I can't do that. I always used to question, so that was one of the reason I always used to push myself. तो ये और प्लस मेरे क्लास में जो भी रहते थे सब पार्टीज़ वगैरह सब बहुत करते थे, मस्त बढ़िया लाइफ रहती थी उनकी। उनको अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ बहुत यादगार रही होगी, उनको याद भी होगी, बट मेरी यूनिवर्सिटी लाइफ में कुछ भी नहीं हुआ। मैं शायद पूरे 5 साल में एक बार ही कोई नाइट क्लब गया था, वो भी मुझे बहुत एक्सपेंसिव लगा था, उसके बाद मैं कभी गया नहीं था तो मैं अपनी पूरे 5 साल की लाइफ में मैंने जो भी धंधे से रुपये अर्न करता, ऐसा नहीं था कि मेरे पास रुपये नहीं थे। उस समय 4th 5th ईयर तक था, तो मेरे पास रुपये थे, मैं बाहर जाने के लिए अगर अफोर्ड कर सकता था, तो यहाँ पे भी ट्रैवल के लिए ये पार्टीज़ वगैरह करने के लिए भी कर सकता था। और एक ये बात भी कि मेरे इतने कुछ खास दोस्त नहीं थे, 2-3 दोस्त ही थे, तो मेरे को कोई बुलाता भी नहीं था पार्टीज़ वगैरह करने के लिए। तो शायद वो एक बहुत अच्छी चीज़ भी रही थी मेरे लाइफ में, क्योंकि मेरे रुपए नहीं खर्च होते थे और लिटरली लाइक अगर आप यू नीड 100% डेडिकेशन एंड अटेंशन, यू फील लाइक यू कैन ऑलवेज डू एवरीथिंग ऑल टुगेदर। आप लाइफ में बढ़िया मज़े भी कर लोगे, यूनिवर्सिटी में चिल कर लोगे बहुत, और सबके लिए नहीं हो पाता है। मेरी सिचुएशन ऐसी थी कि मैं नहीं कर सकता था बिल्कुल भी, और मुझे पता था कि वेयर आई स्टैंड। जी, वो कहते हैं ना कि सोशल मीडिया और आपके फ्रेंड्स कभी कभी टॉक्सिक हो सकते हैं। जैसे अगर आप कंपेयर करते हो, जैसे आपने बताया कि आपने कंपेयर किया, सोशल मीडिया हो गया या फिर इन पर्सन कंपेयर किया, यू फेल्ट कि आपकी लाइफ उनकी जैसे क्यों नहीं है, बट वो ऑल्सो एक साइन ऑफ मोटिवेशन भी होता है। वो आपके लाइफ में फायर इग्नाइट कर देता है कि मैं उस काबिल बनूंगा कि मैं भी ट्रैवल कर पाऊंगा। दैट ऑल्सो हेल्प यू, राइट? बिल्कुल बिल्कुल। तो दिस वर लाइक सम मोटिवेशन फैक्टर फॉर मी। और जब मैं 2019 तक था, जब मैं 5th ईयर में था, तो मैं पढ़ाई में भी इतना ध्यान नहीं दे पाता था, तो मेरी काफ़ी बैक्स रही थी। और लेकिन आई वाज स्टिल प्रायोरिटाइजिंग माय बिजनेस एट दिस, एंड आई वाज रियली हैप्पी, यू नो, बिकॉज आई वाज जस्ट प्रायोरिटाइजिंग माय बिजनेस, बिकॉज आई नो दैट विल मेक अ लॉट मोर मनी देन आई विल बी मेकिंग आफ्टर ग्रेजुएटिंग एज अ लॉयर। एब्सोल्युटली। और ये सारा जो आपने मैनेज किया है, इट्स फिनोमिनल। कॉलेज में मैनेज करना, ऑनलाइन बिजनेस भी बिल्ड करना, प्लस उसके साथ साइड में हसल्स भी करना, ताकि उस पैसों से आप अपने ऑनलाइन बिजनेस में इन्वेस्ट कर पाओ। ये सब चीज़ें मैनेज अकेले करना सीम्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, और ये आपने कर डाला यार। इट्स अ बिग इंस्पिरेशन। एक और चीज़ है कि आजकल के लोग ओके, आई नो लाइक एवरीवन वांट टू बी अ हिस्टोरियन और आर्टिस्ट और like whatever profession they want to pursue, but I always thought that profession, monetary wise, will gonna give me value, money in my life or not. जब मैं फर्स्ट ईयर में था तो मुझे कुछ आइडिया नहीं था कि एज अ लॉयर हाउ मच आई विल बी मेकिंग, बट जब मैं सेकंड थर्ड ईयर में था तो मुझे पता चला कि यार आप 25,000 30,000 ज़्यादा अर्न नहीं कर पाओगे इनिशियल 1-2 साल में, और एटलीस्ट आपको 10 साल की मेहनत चाहिए इफ़ यू रियली वांट टू
build and develop your name in this field. So that has really completely was a turned around. Like, I had no motivation after that because my motivation was money. अगर यार मैं 35-40 साल की उम्र में कमा रहा हूँ, किसके लिए कमा रहा हूँ? अपने बीवी बच्चों के लिए, खुद के लिए तो कुछ भी नहीं करा ना. करेक्ट. As a man, if you will just spend your life, all your life for others, then when you will gonna live for yourself. और जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है, आपकी जो यूटिलिटी होती है पैसे की वो भी कम होती है. तो मुझे पता था कि मुझे पैसे अभी चाहिए, लाइफ अभी है. तो ये भी एक रीज़न रहा कि क्यों मैं धंधे की तरफ ज़्यादा ध्यान देता था रदर दैन माई एजुकेशन. फिर जब मैंने 2019 में अपनी जैसे तैसे करके अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर ली, उसके बाद से मैं कम्प्लीटली फिर देखा कि यार मेरी माता जी, मेरी मॉम वो अकेले हैं जोधपुर में. मेरे पिताजी गांव में रहते थे, किराने की दुकान थी, और मेरी सिस्टर थी वो हायर स्टडीज़ के लिए बॉम्बे चली गई थी. तो मुझे मालूम था कि मॉम अकेले हैं तो मुझे जाना पड़ेगा. और आई वॉज ऑल्सो फेल्ट लाइक आई नीड टू गो बैक होम नाउ. तो मैं कुछ महीने तक घर में था, अपने ऊपर वर्क करना चालू किया, जिम जाना चालू किया, सब कुछ अपने सेल्फ डेवलपमेंट की जर्नी सब चीज़ों से स्टार्ट होती है. इट डजंट जस्ट स्टार्ट विथ योर गोइंग टू जिम और ईटिंग हेल्दी, इट ऑल्सो स्टार्ट्स विथ योर डिसिप्लिन इन लाइफ फॉर योर वर्क एज वेल. तो it was a really good time. Then I started traveling. Then I thought of traveling to Bali. And I was really excited, and I was also excited to get a drone. I was like, मैं 2 साल से सोच रहा था कि यार मुझे ड्रोन खरीदना. कभी इतने रुपए नहीं थे कि कभी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि यार 1.5 लाख का ड्रोन खरीद सकूँ मैं. उस टाइम पे बहुत हाइप चीज़ होती थी कि ये आउट ऑफ बजट है, कैसे लेगा. 2019 में बिल्कुल मुझे यूज़. तो मैंने फिर अपना ड्रोन ख़रीदा और शाम को मेरे पास मेल आता है. मैं उस समय 8 तारीख की बात है, 8 दिसंबर की. मैंने सवेरे जाके दिल्ली में अपना ड्रोन ख़रीदा था और रात की मेरी फ़्लाइट थी. अगले दिन सुबह की फ़्लाइट थी मेरी, 9 तारीख को सुबह की. और 8 तारीख को शाम को मेरे पास मेल आता है अमेज़न का कि मेरा अकाउंट सस्पेंड कर दिया है, कुछ इन्फ्रिजमेंट कंप्लेंट थी. ठीक है. ये तो अगर मुझे भी ऐसा ही मिला था तो उसी वक्त मूड ख़राब हो जाएगा, तो पूरी हॉलीडे ख़राब हो गई समझो. आपके साथ आपको कैसा फील हुआ तब? मैं बहुत डाउन फील कर रहा था, बहुत ज़्यादा डाउन फील कर रहा था. मैं डाउन तब तक फील कर रहा था जब तक मैं फ़्लाइट में नहीं बैठा. मैं फिर बाली पहुंचा. मैंने फर्स्ट टाइम मैं हॉस्टल्स और इन सब में रुकना चालू हुआ. और फिर मुझे लगा यार कि यार ज़िंदगी में खुश रहने के लिए पैसे नहीं चाहिए होते हैं. A lot of people were like in the same situation like me. Many of them they quit their job or they are unemployed and they're just traveling. तो वो एक मुझे बहुत बढ़िया मोटिवेशन फैक्टर मिला. उस समय जब बाली था तो मेरे 10-15 दिन बाद अकाउंट भी ठीक हो गया था और मैं खुश भी था क्योंकि मैं बाली में था, बहुत सस्ता था. मेरे 60,000 रुपये से आराम से गुजारा भी हो रहा था. और फिर जब मेरे को कुछ दिन बाद मेरे को वीज़ा मिल गया था तब मैं ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना हो गया था. तो वो भी मेरा काफ़ी अच्छा समय रहा. मैं काफ़ी सारा घुमा वगैरह. और फिर मैं वापस जब इंडिया आ गया था लगभग 15 जनवरी के आसपास, अपने 2020 की बात कर रहा हूँ मैं. और उस समय मैं अपना वेट कर रहा था अपना अमेरिकन वीज़ा का भी, क्योंकि वो इट वाज ऑलवेज माई ड्रीम टू ट्रैवल देयर. तो फिर जब मैं फरवरी फर्स्ट वीक में यूएस चला गया था और वहाँ पे आई वाज स्पेंड लाइक 45 डेज़. और वो मेरी लाइफ के वन ऑफ द बेस्ट डेज थे. लाइक आई ऑलवेज वांटेड टू बी इन यूएसए बिकॉज I felt like whatever I achieved in my life, it's all because of the few of the American companies. क्योंकि Amazon, eBay, PayPal ये सब कहाँ की companies है. So I used to feel I was able to associate with these companies. तो फिर जब लॉकडाउन वो चालू हो रहा था इंडिया में तब मैं लास्ट फ्लाइट में आ गया था और I was having best time of my life for like 4 months. और all of a sudden मेरी लाइफ 4 दीवारी में भीतर हो गई थी. It was a really hard time for me. I was going through anxiety and all this stuff. I was not able to sleep. So that was really because मेरे काफ़ी सारे स्टॉक मार्केट में शेयर्स भी थे नो डाउट उस समय. तो वो सब भी मेरा बहुत नुकसान में थे. क्रैश हो रहा था मार्केट और मेरा बिज़नेस भी बंद था उस समय. आप देखोगे कि इनिशियल जो फर्स्ट 1-2 महीने थे Amazon was not able to sell anything non essential क्योंकि गवर्नमेंट ने कुछ ऑर्डर्स दे रखे थे कि यू कैन नॉट सेल एनीथिंग लाइक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ऑल द स्टफ. तो मेरा बिज़नेस 2 महीने तक बंद था. उस समय में मैं आगे का प्लान कर रहा था कि अब मुझे क्या करना है. शुड आई बी डूइंग ऑल दिस स्टफ व्हाट आई एम डूइंग ऑल माई लाइफ और आई शुड क्रिएट समथिंग एल्स. सो उस समय मेरा दिमाग आया कि मुझे अपनी ब्रांड पर फोकस करना चाहिए. एंड आई वाज रिसर्चिंग प्रोडक्ट्स लाइक व्हाट ऑल प्रोडक्ट्स आई शुड बाय
I was trying to coordinate with few of my suppliers. I knew because I was also been to China, so I knew a lot of them, and I also tried to find some new supplier through Alibaba. तो मेरे को कुछ ऐसे सप्लायर्स और सब मिले, मैंने प्रोडक्ट्स वगैरह सब कुछ फाइनलाइज कर देते, उनको इनिशियल मनी वो सब कुछ पे कर देता। फिर जब इंडिया और चाइना का जब कुछ इश्यूज़ हो गए थे बॉर्डर्स में, तब चीज़ें बहुत डिफ़िकल्ट हो गई थी, और आई वॉज जस्ट लाइक अबाउट टू स्टार्ट माई बिजनेस न्यू वेंचर, और ये सब इश्यूज़ आ रहे हैं। फिर मेरे को एक और चीज़ माइंड में आई कि यार भाई, अगर मैं इफ़ आई विल बी कीपिंग ऑल माई एग्स एट वन बास्केट, इट्स नॉट गुड। अगर मेरी अर्निंग सोर्स केवल एक करेंसी है और एक मार्केट है, इट्स नॉट गुड एट ऑल। तो उस समय मैं ऑस्ट्रेलिया जब गया था तो मुझे ऑस्ट्रेलिया बहुत अच्छा लगा था, तो मैंने अपनी वहाँ पे एक बिज़नेस इस्टेब्लिश किया था, और वहाँ पे भी अपना बिज़नेस स्टार्ट कर दिया था। कोविड के टाइम पे हर जगह डिमांड थी मार्केट में, इलेक्ट्रॉनिक्स और हर चीज़, हर कोई वर्क फ्रॉम होम कर रहा था, तो दैट वाज वन ऑफ द बेस्ट टाइम, नो डाउट फॉर श्योर। तो मेरा इनिशियली कम पैसे में धंधा बहुत अच्छा करने लग गया था ऑस्ट्रेलिया में। मुझे मालूम था मेरे जो भी लाइफ में एक्सपीरियंस थे, जो भी मैंने, और ऑब्वियसली बात है यार कि अगर आप बाहर पैसा कान कर रहे हो अदर देन INR, तो आप इफ़ यू आर मेकिंग इन डॉलर्स यू ऑलवेज मेक अ लॉट मोर, क्योंकि यार उनका 1 रुपया 50 60 70 80 रुपये होता है, 100 रुपये होता है काफ़ी करेंसीज़ में, तो इट्स ऑलवेज अ लॉट मोर। तो ये मेरा एक मोटिवेशन फैक्टर था। तो मेरा देन 1 महीने बाद इंडिया का जो भी इशू था बॉर्डर से रिलेटेड, वो भी थोड़ा काम डाउन हुआ, और मेरा इम्पोर्ट्स आने लगे, एंड आई चूज़ वेरी नाइस प्रोडक्ट, एंड दैट वाज समथिंग रियली लाइक वट एवर आई लॉन्च इन अगस्त जस्ट बिफोर प्राइम डे से पहले मैंने क्या लॉन्च किया? एक कैप्चर कार्ड लॉन्च किया था। वीडियो गेमर्स जो होते हैं ना, उनके लिए एक प्रोडक्ट लॉन्च किया था। वो प्रोडक्ट वायरल था इंस्टेंटली, लाइक क्योंकि वो प्रोडक्ट मार्केट में था नहीं कॉम्पिटिटर्स के पास। आई हैड अर्ली मोर एडवांटेज। अगर आपको मार्केट में कभी भी कुछ भी अर्ली मोर एडवांटेज रहता है, तो दैट ऑलवेज हेल्प यू। तो विदाउट मच स्पेंडिंग ऑन एडवर्टाइजमेंट एंड ऑल द स्टफ, माई प्रोडक्ट वेंट टू स्काई रॉकेट। आई वॉज मेकिंग अ लॉट ऑफ मनी। उस एक प्रोडक्ट ने मुझे इतने रुपए दे दिए कि मैं उसकी वजह से 20 और प्रोडक्ट्स लॉन्च कर पाया, और वो प्रोडक्ट्स आई वॉज एबल टू सेल लाइक फॉर फ्यू ईयर्स, बिकॉज अमेज़न पे ऐसा नहीं होता है कि आपको हर महीने लॉन्च करना पड़ता है। एक प्रोडक्ट आपका अच्छा चल रहा है तो आप काफ़ी सालों तक सेल कर सकते हो उस प्रोडक्ट को। हर प्रोडक्ट इलेक्ट्रॉनिक्स में नो डाउट कम होता है, लेकिन अगर आप हाउस होल्ड में कर रहे हो, प्रोडक्ट्स की जो शेल्फ लाइफ होती है बहुत ज़्यादा होती है। फिर मेरे सारे लाइक सिलसिला चालू होता रहा इंटरनेशनल एक्सपेंशन का। पर ये बताना, ऑस्ट्रेलिया ही क्यों? लोग US पहले टारगेट करते हैं, सोचते हैं कि सारा पैसा यहाँ पे है। ऑस्ट्रेलिया वॉज अ न्यू मार्केट फॉर अमेज़न। I see. So you wanted to be early adapter towards change. यस देखो, कुछ भी डिसीजन होते हैं थोड़ा, नो डाउट आई लव्ड ऑस्ट्रेलिया फॉर श्योर। बहुत अच्छा देश है, बहुत अच्छे बीचेस हैं, कम लोग हैं तो काफ़ी अच्छा देश है। तो नो डाउट दैट वाज वन ऑफ द मोटिवेशन, बट एट द एंड ऑफ द डे आई वाज थिंकिंग एवरीथिंग मोर मनी वाइज। स्मार्ट है यार, बहुत सही मूव था ये। Emotions, you never should be carried with your emotions, because you should always question yourself why you're having that thought. जहाँ पे रिस्क है वहाँ पे अपॉर्चुनिटी भी ज़्यादा है, वही आपने चूज़ की। हाँ बिल्कुल। तो वहाँ पे इट वाज मोर लाइक अर्ली मोर, बिकॉज उस मार्केट में थे नहीं ज़्यादा कुछ सेलर्स, बहुत लिमिटेड थे। नो डाउट अब सिचुएशन काफ़ी डिफरेंट है। आफ्टर कोविड एवरीथिंग हैज़ चेंज नाउ, एंड वी आर इन 2023, सो थिंग्स हैव चेंज अ लॉट। वही कोविड के बाद तो हर कोई ऑनलाइन बेचना चाहता है, हर कोई डिजिटल नोमैड बनना चाहता है जी। जस्ट लाइक या इट्स लाइक दैट। तो फिर मैंने अमेज़न ऑस्ट्रेलिया वॉज बिट वेरी सक्सेसफुल, एंड आई न्यू दैट इफ़ आई वांट टू एंटर इन US मार्केट, मुझे बहुत रुपए चाहिए। एक प्रोडक्ट लॉन्च के लिए भी बहुत रुपए चाहिए, लाइक बहुत ज़्यादा रुपए चाहिए। तो आई वॉज एट द सेम टाइम ट्राइंग टू बिल्ड मनी, और घर में भी काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहती थी, लाइक बड़े बेटे होने के नाते, और छोटी बहन भी थी, उसकी भी शादी का भी सोच रहे थे घर वाले। तो आई वॉज मेंटली प्रिपेयर कि भाई घर में रुपए चाहिए होंगे, सोचने से कुछ नहीं होगा। आई नीड टू पुट सम एफर्ट्स टू मेक अ लॉट ऑफ मनी एज सून एज पॉसिबल। सो दैट वाज, एंड ऑल्सो आई हैड लाइक आई नीड टू टेक केयर ऑफ बेसिक हाउस होल्ड एक्सपेंसेस एज वेल। तो घर में काफ़ी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थे, एंड आई एम वेरी हैप्पी कि कोविड के समय मैं अपने घर वालों के साथ था। आई वॉज एबल टू रिकनेक्ट विद दैम। इमोशनली कनेक्शन बहुत अच्छा बिल्ड हो, क्योंकि मैं इतना सालों तक घर वालों के साथ नहीं था। 5 साल तक मैं एमिटी में थे जब। एमिटी में था। तो एक रहता है जब आप टीनेज के ईयर्स में
आप घर वालों से दूर चले जाते हो और फिर जब वापस आते हो तो यू डोंट हैव द सेम काइंड ऑफ अटैचमेंट लेवल. बट COVID was really good for me because I was able to reconnect with my family. My dad, my mom, my sister and me, we all were in the same house, for after years. And तो इससे क्या हुआ कि यार मेरे को एक इमोशनल सपोर्ट मिला. लाइफ में भले चीज़ें इनिशियली बहुत ख़राब थी, काफ़ी फक्ड अप थी, बट मुझे एक इमोशनल सपोर्ट मिला घर वालों की तरफ से. यार भले मैं सिंगल था या ज़्यादा पैसे नहीं हैं, कुछ भी नहीं है, बट आई वॉज हैविंग फैमिली which was very important, and I was also able to reconnect with them in a very solid note. So that really helped me as a man. I feel like it's very important that you have a family so that you can be emotionally stable, because you don't have a lot of people. Like my age, I know that a lot of guys, we have less and less friends, as we grow up. So it's important that we have at least a family and few very close friends. बिल्कुल सही कहा आपने. जैसे कि लाइफ में इतनी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, वी ऑल फील कि वी आर ब्लॉक्ड एट वन पॉइंट ऑफ टाइम. अभी ख़त्म हो गया लाइफ, एक कोई प्रॉब्लम आती है, आप रुक जाते हो, लाइफ ऐसा लगता है अटक गई. और जैसे ही आप शेयर करते हो, यू सी अ बिगर पिक्चर, एंड फैमिली हेल्प्स इन दैट वेरी मच, एंड वो आपको हेल्प करती है टू कंटिन्यू फॉरवर्ड. And I was really not afraid to fail, because at the end of the day क्या है यार, इंडिया में कौन से बहुत ज़्यादा रुपए चाहिए सर्वाइव करने के लिए. हाँ, either I will survive, like either I will thrive, or I won't do, कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं कर पाऊँगा, बस जस्ट सर्वाइव कर पाऊँगा. लेकिन एटलीस्ट मेरे पास एक स्टोरी तो रहेगी लाइफ में. एटलीस्ट मैं अपने आप को खुद को क्वेश्चन तो कर पाऊँगा यार, क्या हाँ भाई मैंने एफर्ट्स दिए थे ज़िंदगी में, भले मैं ज़्यादा रुपए नहीं कमा पाया, बट आई डिड. So that was my positive approach, towards it. Right now I know, like, if I will put effort, there will be money for sure. It doesn't matter, like, if you're putting efforts and you're not making money, it means you're not putting in the right direction. तो इसलिए मैं बहुत अर्ली हमेशा से रिस्क टेक कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है यार, एट द एंड ऑफ द डे एवरीवन ऑफ अस विल कैन सर्वाइव. यार सर्वाइव तो सभी कर ही लेंगे. करेक्ट, बट वी वांट टू थ्राइव. हाँ, तो उसके बाद फिर धीरे धीरे मेरी जर्नी स्टार्ट हुई बाकी और इंटरनेशनल मार्केट्स में. Such an amazing journey, yaar. I'm very impressed by your dedication, hard work, perseverance, and also जिस तरीके से आपने पूरी जर्नी में फाइट की है ना, commendable. Now let's get into more towards the business side. अब ये बिजनेस में काफ़ी मैनुअल वर्क है. एक ऑर्डर आता है अमेजोन पे, आप रिसीव करते हो, शिपमेंट वालों को बताते हो कि हाँ भाई भेज दे, अमेजोन वेयर हाउस भेज दे, अमेजोन वेयर हाउस से अब कस्टमर के पास पहुंचेगा. थोड़ा सा लंबा साइकिल हो गया. आपका मैनुअल इनपुट है. आप कब तक ये मैनुअल इनपुट करते थे, एंड व्हेन यू कुड ऑटोमेट इट, ताकि आप फ्रीली कॉन्फिडेंटली घूम पाओ? 2016 में क्या हुआ कि मैं हमेशा मर्चेंट फुलफिलमेंट करता था. मर्चेंट फुलफिलमेंट मतलब जब भी अमेजन से मेरा ऑर्डर आता था, मैं खुद ही पैक करता था और शिप करता था. मेरी सिस्टर करती थी, क्योंकि मैं तो नोएडा में रहता था, तो माई सिस्टर यूज्ड टू हेल्प मी एट माई वर्क. तो एक बार क्या हुआ कि आई वॉज बीइंग टारगेटेड बाय सम कॉम्पिटिटर. तो वो काफ़ी सारी एक्सपेंसिव हार्ड डिस्क मंगा देते हैं और बोलते थे कि पत्थर मिला है. तो इससे बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ. एटलीस्ट 20 ऐसे ऑर्डर्स आए थे वेरी शॉर्ट टाइम, विद इन फ्यू 2 वीक्स आई थिंक. 20 ऐसे ऑर्डर्स आए और सब ये बोलने लगे कि आई गॉट स्टोन. और इसके अलग अलग से आए होंगे ताकि आप I was being targeted, so they can create fake address, fake, it's easy if you really want to do some kind of this crazy stuff. तो उसके वजह से क्या हुआ कि मेरे को बिज़नेस में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था उस समय, और मेरा अमेजन अकाउंट भी सस्पेंड कर दिया था. भाई लोग आपको गिराने की इतनी कोशिश करते हैं, मतलब गिराना चाहे तो ऐसा भी कर सकते हैं. Yeah, that's a problem with the online business, but you need to use and you need to do the best practices, So best practice क्या था उस समय? To go towards FBA, right? और लेकिन उस समय फिर मेरे पास काफ़ी सारी इन्वेंट्री भी थी. All of like within a night, I was completely with no business, no money, no business. Like मेरे जो पैसे भी थे वो भी 3 या 6 महीने के लिए शायद अमेजन ने होल्ड करके रख लिए थे. ये इस कारण हुआ कि आप फुलफिलमेंट नहीं यूज़ कर रहे थे, आप खुद शिप करके मैनुअली? इसलिए हुआ क्योंकि लोगों ने फ्रॉड किया, नो डाउट. फुलफिलमेंट भी नहीं कर रहे थे ये भी. हाँ, जब फुलफिलमेंट कर लेते होते तो अमेजोन चलो गारंटी करती है कि हमारे टाइम से
प्रोडक्ट सही शिप हुआ है वो पता कर सकते हैं। हाँ, तो एटलीस्ट यू हैव प्रूफ, बिकॉज मेरा कुछ हाईटेक तो वेयर हाउस था नहीं कि भाई कैमरे लगे हुए थे कि मैं हर चीज़ का प्रूफ कर सकता था। सो नो डाउट आई वॉज नॉट यूजिंग टेक्नोलॉजी इनफ टू प्रूव। तो उसके बाद जब मेरा बिज़नेस सस्पेंड हो गया था तब मैं पेटीएम मॉल वगैरह इन सब पे थोड़ा जो भी अपनी इन्वेंट्री थी सेल करना चालू किया था। थैंक गॉड लाइक आई हैड दोज प्रोडक्ट विच आर ईजी टू सेल, तो वहाँ पे भी आराम से बिक गए। और फिर क्या हुआ कि यार फिर मैंने अगले 1 साल बाद वापस उसका अपील किया कुछ अमेजोन का। हाँ, और कुछ मतलब किस ऐसे कुछ, और मेरे एक और अकाउंट एक कंपनी के नाम पे अपना अकाउंट क्रिएट कर लिया था। तो देखा यार उसके भी कुछ इश्यूज आ गए हैं क्योंकि लिंक हो चुका है। तो मैंने उसको रिजॉल्व करने की कोशिश की और अमेज़न ने मेरी अपील एक्सेप्ट कर ली थी, तो मेरा अकाउंट रिस्टोर हो गया था उस समय। तो फिर उस समय मेरी वापस जर्नी स्टार्ट हुई थी और फिर मैंने कम्प्लीटली FBA बिज़नेस स्टार्ट कर दिया। आज मैं देखता हूँ कि अगर मैं अभी तक MF कर रहा होता तो शायद मैं आई वॉज स्टिल बी डिपेंडेंट एट वन प्लेस। मैं इतना ट्रैवल नहीं कर पाता, वो जो फ्रीडम नहीं मिल पाता, वो जो ऑटोमेशन होता है अमेज़न का वो नहीं हो पाता बिल्कुल भी। तो उसकी वजह से ये हो पा रहा है। आपको इतना गिराने की कोशिश की फिर भी आप रुके नहीं, 1 साल बाद अपना अकाउंट और वापस ले ही आ पाए। अब आपने फुलफिलमेंट यूज करना शुरू कर दिया, राइट? अब आप मैनुअली डिलीवर नहीं करते थे कि आपका अब नहीं मैं सह सकता ये। अब इसमें कितना मैनुअल वर्क था एंड हाउ यू ऑटोमेटेड? देखो, जब MFN कर रहे होते तो आपका काफ़ी वर्क रहता है, नो डाउट देयर आर प्रोज एंड कॉन्स। आप अमेज़न पे माल बेचते हो, समय लगता है, ठीक है, आपका पैसा कुछ समय के लिए स्टक रहता है। और MFN में ऐसा रहता है ना कि यार अगर आपके पास माल भी नहीं है, आपको आसपास ही ये सप्लायर तो यू कैन जस्ट गेट इट, आपको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम रहती है। लेकिन अब जबकि मुझे मजबूरन FBA करना पड़ा, तब नो डाउट इनिशियली बहुत डिफ़िकल्ट रहा। जब भी आप कुछ नई चीज़ें करते हो, ट्राई करते हो, टू शिफ्ट इनटू दैट इट्स ऑलवेज द फर्स्ट few shipments we were very difficult. I need to understand how the process of Amazon works and all the stuff. तो जब ये मैंने स्टार्ट हुआ तब अब मुझे लगा कि यार ये कितना स्केलेबल कर सकता हूँ मैं ऑपरेशन। मुझे चिंता नहीं करनी है जब भी कस्टमर का ऑर्डर आ रहा है डिलीवरी से लेकर, उसके बाद ये भी नहीं कस्टमर मुझे कॉल करेगा कि भाई ट्रैकिंग अब डिलीवरी शो कर रहा है, हुआ नहीं है, कब तक आएगा पैकेज, 5 दिन हो गए हैं, जो नॉर्मली कस्टमर्स की क्वेरीज रहती है। तो उन सब चीज़ों से मेरे को समय काफ़ी बचने लगा। उसके बाद से क्या है कि मैं आई वॉज एबल टू फोकस मोर टुवर्ड्स प्रोडक्ट्स, यू नो व्हाट आई वांट टू सेल। ऑटोमेट क्या हुआ? ऑटोमेट आपने कभी ऑटोमेशन फुलफिलमेंट से रिलेटेड रहा। फुलफिलमेंट मतलब जो भी ऑर्डर से लेकर फिक्स से लेकर डिलीवरी का जो भी कस्टमर से रिलेटेड जो एक्सपीरियंस रहता है ऑर्डर के बाद का, वो सारा का सारा ऑटोमेटेड हो गया। आपका काम सिर्फ ये है कि फुलफिलमेंट जगह पे पहुंचा देना, बस अब बस हाँ, तो इतना ही काम है। एक कस्टमर को अब आपको मैनेज करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। अब मेरा फोकस रह गया मार्केटिंग पे, सोर्सिंग पे और इन्वेंट्री। और जो भी इंटरनेशनली अगर कुछ इम्पोर्ट कर रहा हूँ तो वो लॉजिस्टिक जो भी चैलेंजेस रहते हैं समटाइम्स रिलेटेड टू कस्टम जो भी रहते हैं, दैट्स व्हाट आई हैव टू डील नाउ। कस्टम्स का आप ऑटोमेट नहीं कर सकते। इन्वेंट्री पूरी जब अमेजोन वेयर हाउस US जाती है वो सारा कस्टम्स आपको खुद हैंडल करना पड़ता है। कस्टम से रिलेटेड आप हैंडल ये कर सकते हो कि अगर आपके पास कोई अच्छा क्लियरिंग हाउस कंपनी है जिसके साथ आप वर्क कर सकते हो, दैट्स व्हाट मोर इम्पॉर्टेंट। एंड ऑलवेज मेक श्योर कि यू नो द रूल्स एंड रेगुलेशंस बिफोर यू इम्पोर्टिंग। इंडिया हैज़ बीन प्रीटी सीरियस नाउ डेज कि आप क्या इंपोर्ट कर सकते हो, क्या नहीं इंपोर्ट कर सकते हो, क्या क्या लाइसेंसेस चाहिए होते हैं। काफ़ी जो भी नए सेलर्स होते हैं they want to sell products online, they just buy on Alibaba or whatever platform they want to buy, or maybe in Vietnam. There are a lot of places nowadays where you can source the products. तो उनको समझ नहीं, उनको नॉलेज नहीं होता है कि भाई कैसे क्या क्या इंपोर्ट कराता है, कैसा क्या क्या चीज़ों का रिक्वायरमेंट चाहिए होता है डॉक्यूमेंटेशन से। और कस्टम इज़ डेफिनेटली स्ट्रिक्ट एंड दे हैव टू बी, बिकॉज इफ़ यू डोंट नो व्हाट्स द प्रोडक्ट एंड you just want to sell it, then it's always a problem, right? So मैं ये कहूँगा कि you should be aware what you are importing and you should have all the documentation, like a lot of products need license to use those, so that's really important. अब नेक्स्ट आपका काम आ गया इन्वेंट्री, कस्टम्स और मार्केटिंग। अब इनमें से सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग क्या है और क्या आपको लगता है कि आपका टाइम किस चीज़ में अभी ज़्यादा जा रहा है? अभी आप डिजिटली नोमैड घूम रहे हो, कहाँ पे ज़्यादा मेहनत लग रही है? सबसे ज़्यादा टाइम आई थिंक मार्केटिंग,
Things have changed now. Customers काफ़ी smart हो गए हैं. They know what they are purchasing, and it's very hard to convince because कोविड के बाद भाई क्या है, सबको डिजिटल नोमैड बनना है, सबको अमेजन सेल करना है. थिंग्स आर रियली डिफ़िकल्ट एंड इट्स रियली डिफ़िकल्ट टू सर्वाइव. मैं अब 9-10 साल से सेल कर रहा हूँ. मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो गया है, नो डाउट. बट आई कैन इमेजिन लाइक हाउ इट वुड बी फॉर द न्यू सेलर्स एज वेल. इनके लिए और मुश्किल है कि अभी ऐसा तो है नहीं कि अब हर बार इमर्जिंग टेक्नोलॉजी बार बार आती है. बहुत कम चांसेस होते हैं जहाँ पे रिस्क डाल के आप इन्वेस्ट कर सकते हो. हाँ, तो अभी मेरे हिसाब से सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपका एक राइट प्रोडक्ट सिलेक्शन होना चाहिए. अगर इवन इफ यू आर रियली गुड विद मार्केटिंग, बट इफ़ योर प्रोडक्ट सिलेक्शन इज़ नॉट गुड, इट वोंट. यू नीड टू मेक श्योर दैट देयर इज़ अ डिमांड ऑफ दोज प्रोडक्ट्स. और एज अ से लाइक अर्ली मोवर एडवांटेज हमेशा रहता है. 2020 में इट जस्ट बिकॉज ऑफ अर्ली मोवर एडवांटेज I was able to have a really very successful launch, even though I was not really good with the marketing. So right product is the most important thing, and then I think it's marketing, and for Indian market pricing बहुत matter करता है क्योंकि India is a very price sensitive market. And then yeah, quality of the product is very important as well, because अगर आपका product अच्छा quality का नहीं है, then customer won't leave good reviews for you. अगर आपका ज़्यादा negative reviews आते हैं, product की rating अच्छी नहीं होती है, then अगर आप कितना भी marketing करो, it won't go anywhere. And even if you will sell very cheap, but your product is not good, people will not buy. Yeah. एंड रिस्क एपिटाइट, आप आजकल कितना रिस्क लेते हो ये बताना. कि हर बार जब आप नया इन्वेंट्री ऑर्डर करते हो, एक रिस्क नहीं होता कल क्या पता ये प्रोडक्ट आउट ऑफ डिमांड चले जाए, क्या पता इसकी हाइप ना रहे. हर चीज़ में रिस्क होता है. बिल्कुल होता है. Yeah, it's for me as well. Right now, I don't sell, like all my products are not successful. काफ़ी रहता है, लेकिन what I need to do is need to order the right quantity. अगर मैं बहुत ज़्यादा bullish हो जाता हूँ, just I use like in stock market, it's not good. I always need to feel like it's still a first day at work, and you need to still stick with those first day principles when you're working. It doesn't matter if you are doing stock market trading or business. अब एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये होगा कि पैसा ज़्यादा कहाँ पे है, इंडिया की इंटरनेशनल. आपने ये तो बता दिया कि ऑस्ट्रेलिया में बहुत पैसा है, आपने एक्सपैंड किया, ऑस्ट्रेलिया में बहुत रेवेन्यू आया. अब आप जितनी भी कंट्रीज़ में हो, आप 8 से 10, सबसे ज़्यादा पैसा कहाँ पे आता है? US is no doubt the biggest market in terms of profit, but India is also a really big market for not all products, but काफ़ी products का volume काफ़ी अच्छा हो रहा है. कैश फ्लो सबसे ज़्यादा वही देती है इंडिया, क्योंकि पॉपुलेशन. हाँ, देखो इंडिया में अगर आप कोई भी सस्ता प्रोडक्ट लॉन्च करो, then you can have a lot more volume than anywhere else for sure. True. But profit margin is very thin in Indian market right now. So yeah. So इंटरनेशनल में एक्सपैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बट स्टेप बाय स्टेप एक ही करके आपने एक्सपैंड किया. You need to have, like India is your playground, I guess. You should play and see how it goes, and if you're really successful, then you can think of establishing further, because you will need a lot of money if you are selling in US market for sure. So risk भी बहुत ज़्यादा है, तो रिवॉर्ड भी बहुत अच्छा है. बिल्कुल सही. तो हर जगह पे सिर्फ अमेजोन ही करते हो कि आपने सोचा है अपनी वेबसाइट लॉन्च करने का भी कभी? Yes, this year I have like expanded, because nowadays I feel like I just can't do just Amazon, because just to diversify my risk portfolio as well. So I feel like it's risky, and I shouldn't be putting one source of earning just like related to Amazon. वो भी आप अकेले करो वेबसाइट भी? I'm like, I know I have good friends and they are putting some value in my work as well. So I'm trying to collaborate with them as well. Shopify से ना? Yeah. इंडिया में तो Shopify चल रहा है सबसे बड़ा. Yeah, I'm into drop shipping as well. ड्रॉप शिपिंग. तो आप अगर आप अपना ऑनलाइन वेबसाइट बना रहे हो तो Shopify इंटीग्रेट कर रहे हो. It's more easy, but there are definitely a lot of other options as well. तो पर स्टार्टिंग पॉइंट Shopify सही है ना? मतलब चेक करना कि Etsy भी चलता है इंडिया में कि सिर्फ Shopify? Etsy is also in USA, it's not in India. But Shopify इंडिया में? Yeah. So there are a lot of market places in USA you can focus as well, like Etsy, Walmart Marketplace, Amazon Marketplace, and you can also do eBay as well from India as well if you are selling just in US market. अभी फ्यूचर Amazon सेलर्स के लिए क्या एडवाइस होगी आपके लिए? क्या उनको हाइप के अलावा, हाइप में जाने के अलावा क्या कर सकते हैं?
देखो केवल अमेजन ही प्लेटफॉर्म नहीं है and you can have your own website, you can sell on Flipkart, and I'm sure there are a lot of new marketplaces as well in India, so you don't have to do just this stuff. And yeah, and you should, if you know other people who can put value in your business, then it's always good to have them. Otherwise it's of no use, I guess, at the end of the day. और हिट एंड ट्रायल, आपने 100 चीज़ें ट्राई की हैं, फिर जाके आपको एक चीज़ मिली जो आप कर सकते हो. तो लाइफ इज़ ऑल अबाउट दैट. और ऐसा नहीं कि केवल अमेजन से लोग पैसा कमाते हैं. यू कैन मेक मनी फ्रॉम एनीथिंग, जस्ट लाइक भाई यूट्यूब पे भी रुपए कमा रहे हैं. यू कैन बी कंटेंट क्रिएटर, इन्फ्लुएंसर, और वॉट एवर यू आर पैशनेट अबाउट. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ योर पैशन, बिकॉज मनी यू कैन मेक नाउ डेज through anything, but what's important that how you will be stick with that particular thing, what's your motivation, what's your purpose. So I feel these are really big things. Yeah. एब्सोल्युटली. सो थैंक यू सो मच स्वप्निल, आपने इतना अच्छा गाइड किया. नॉट जस्ट 0 to 1 बट 0 to 100, एक कंप्लीट पिक्चर दिखाया अपनी लाइफ का एज एन अमेजोन सेलर, एज अ डिजिटल नोमैड, जो काफ़ी लोगों का ड्रीम है. बिकॉज जब हम ट्रैवल करते हैं, आपने नोटिस किया होगा कि इवन तो बिजनेस में अप्स एंड डाउन्स होते हैं. जैसे हम बाली में भी जा रहे थे, आपने एग्जाम्पल दिया, बिजनेस में अप्स एंड डाउन्स होते हैं, पर वो अप्स एंड डाउन्स इतना हिट नहीं करते बुरी तरह जितना वो घर बैठ के करते. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. Yeah, that's it hits more if you think more. Absolutely. And please do not forget to check out Swapnil's Instagram. इनकी पूरी ट्रैवल जर्नी डॉक्यूमेंटेड है. बहुत बहुत अनसीन चीज़ें दिखाते हैं, प्लेन में ऊपर नीचे कहाँ कहाँ पे आप लटक के घूमते रहे. आई हैड नेवर सीन दैट. स्काई डाइविंग से भी नेक्स्ट लेवल पहुंच चुके हैं. एंड प्लीज चेक आउट एंड फॉलो हिम. Thank you so much.